गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और हमें कंफर्मेशन दिया है कि दिस इज़ द वाइडेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड। 3+3 का वाइडनिंग किया तो 3+3 का एक्सप्रेस वे बना उस समय 2002 से लेके आज तक। हर केबल पर 507 मेट्रिक टन इतना वज़न लेने की उसकी कैपेसिटी है। वो फुटिंग का वेट है 10,000 टन। अच्छा। 10,000 मेट्रिक टन ये फुटिंग का वेट है। मिसिंग लिंक की शुरुआत होने वाली है 1 तारीख से। उसके पहले हम पहुंचे हुए हैं यहाँ बताने कि आखिरकार मिसिंग लिंक कितनी अहमियत रखती है, क्या खासियत है और क्यों मिसिंग लिंक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। मिसिंग लिंक का ये वो टनल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कितनी मुश्किलें आई, किस तरह से ये जो पूरा मिसिंग लिंक तैयार हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ MSRDC के VCMD अनिल कुमार गायकवाड़ जी हैं। सर बहुत बहुत बधाई, काम पूरा हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। क्या चुनौतियां आई सर, और इस जो टनल है इसके बारे में क्या कुछ खासियत है ये हम जानना चाहेंगे, और हम आपके साथ ड्राइव भी करेंगे ताकि आप हमें रास्ते में सब कुछ बता सकें। वाइडक्ट जो बना हुआ है उसके बारे में। काफ़ी सारी चुनौतियाँ ये प्रोजेक्ट करते समय आई हैं। चलो मैं आपको गाड़ी में बैठ के ही दिखाता हूँ। चलिए, हमने टनल के अंदर जो है प्रवेश कर लिया है। ये वो टनल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। सर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस टनल की ऐसी क्या खासियत है कि इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। देखो ये दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल है, अंडरग्राउंड टनल है एंड वाइडेस्ट इन दी वर्ल्ड है। इसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और हमें कंफर्मेशन दिया है कि दिस इज़ द वाइडेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड। और इसका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्स्ट में को यहाँ आके करेंगे वो। अच्छा, फर्स्ट में इनॉग्रेशन वाले दिन। या यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी सर, करीब करीब? इसकी चौड़ाई वैसा 23.50 मीटर इसकी चौड़ाई है। जो एक्सकेवेशन हुआ है 23.50 मीटर तक है। और एंड में जो शुरुआत होती है टनल की या एग्जिट होती है वहाँ ओवरबर्डन कम होता है। सो वहाँ 25 मीटर तक लाइनिंग है, RCC लाइनिंग है, थिक RCC लाइनिंग है। सो उन्होंने जो कंसिडर किया है सर्टिफिकेट में 22.33 मीटर ऐसा वेट दिखा है जो विद इन द लाइनिंग एरिया है। और यहाँ एक्चुअल एक्सकेवेशन तो 23.50 में है, तो 22.33 मीटर उन्होंने जो सर्टिफाई किया है दैट इज़ द वाइडेस्ट टनल इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके। और समृद्धि में भी कुछ आप लोग ने इसी तरह का एक रिकॉर्ड बनाया था? समृद्धि में जो 17.50 मीटर का टनल था समृद्धि में, वो 3+ एक इमरजेंसी लेन, यहाँ तो 4+ इमरजेंसी लेन है, तो समृद्धि से ये वाइडेस्ट है। तो जब ये टनल नहीं बना था तो इंडिया का वो सबसे वाइडेस्ट टनल था 17.50 मीटर। यानी अपने रिकॉर्ड को आप लोग ने वापस ब्रेक कर दिया। नहीं, वो इंडिया का वाइडेस्ट टनल था 17.50 मीटर। ये वर्ल्ड का ये वाइडेस्ट वर्ल्ड का हो गया, यानी इंडिया का रिकॉर्ड जो बनाया था उसे आपने तोड़ा और अब वर्ल्ड का भी तोड़ दिया। ये एक समझना चाहेंगे सर, ये लोग मिसिंग लिंक की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मिसिंग लिंक इस तरह से छाया हुआ है जैसे कि जो है इसकी जो अद्भुत रचना विजुअल देख के लोगों में एक जिज्ञासा आ रही है कि आखिरकार ये मिसिंग लिंक नाम क्यों है। मिसिंग लिंक ऐसा है, जब 1996-97 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जब प्लानिंग हुआ था तो उस समय ये अलाइनमेंट का पार्ट ही था मिसिंग लिंक। उस समय ये प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज थे एंड फिनेंशियली वो समय वो लोगों को वाइबल नहीं लगा होगा, तो उन्होंने 96-97 में इसको ड्रॉप किया था। और पुराना जो हाईवे था 19 किलोमीटर का जो मुंबई पुणे कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे था उसका वाइडनिंग किया, 3+3 का वाइडनिंग किया तो 3+3 का एक्सप्रेस वे बना उस समय। एंड वहाँ 2+2 लेन का पुराना हाईवे है। सो ऐसा 3+3 का एक्सप्रेस वे, 2+2 का पुराना नेशनल हाईवे, और दोनों की ट्रैफिक 3+3 के कॉमन लेन से जाती थी 2002 से लेके आज तक। सो 2018 में ये निर्णय लिया, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने निर्णय लिया 2018 में कि ये मिसिंग लिंक हमें बांधना चाहिए, और उन्होंने 2018 में अप्रूवल दिया और देन ये काम को 2019 में हम शुरू कर पाए। मैंने करीब 6-7 साल लगा पूरा बनाने में। नहीं, वैसा शुरू में 2019 में इसका वर्क ऑर्डर हमने इशू किया था। उसके बाद 2020 का फिर इनका मोबिलाइजेशन एक्टिविटी चल रहा था, साइट मोबिलाइजेशन शुरू होता है। शुरू में फरवरी मार्च के करीब इसका वर्क ऑर्डर दिया गया था, फिर बाद में मानसून शुरू होता है, कोरोना भी आ गया। 6 महीने तो उसमें
मोबिलिटी करने में चला जाता है। उसके बाद 2020 में कोरोना शुरू हो गया। कोरोना की वजह से यहाँ लेबर लोग नहीं रह सकते थे, जो भी लेबर आए थे वो सब निकल गए साइड से। देश के विविध प्रदेश से आए थे यहाँ लोग, वो निकल गए कोरोना पीरियड में। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। यहाँ जो एक वायाडक्ट ब्रिज बनाया है हमने, वो V2 ब्रिज जिसे बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है हाईवे का, केबल स्टे ब्रिज। 305 मीटर का उसका स्पैन है। तो उसका जो डिज़ाइन है वो बाहर से हुआ है। उसका केबल स्टे ब्रिज है, उसका विंड टनल टेस्ट बाहर हुआ है, उसका केबल का टेस्टिंग बाहर हुआ है। सो इवन डिज़ाइनर भी बाहर के हैं। तो कोविड पीरियड में वो डिज़ाइनिंग वगैरह करना मुश्किल था, इसीलिए शुरू के पीरियड में कोविड की वजह से या एक्सेस के लिए फॉरेस्ट वाली कुछ इश्यूज थे, पूना साइड के टनल के एक्सेस के लिए लैंड के इश्यूज थे। तो उसकी वजह से एक्चुअल इसका एग्जीक्यूशन जो है इन टनल के काम का 2021 में शुरू हुआ और ब्रिज का एक्चुअल एग्जीक्यूशन 2022 में शुरू हुआ। सो टनल का ये प्रोजेक्ट जो है, देयर आर 2 टनल्स। एक 8.9 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब यहाँ है, 1.5 किलोमीटर के ट्विन ट्यूब मुंबई साइड में है, वो 2 टनल हैं। 2 टनल के बीच में एक वैली है, टाइगर वैली, और टाइगर वैली पर ये V2 ब्रिज है। कुल कितने किलोमीटर का है ये सर प्रोजेक्ट मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक वैसा 13.30 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में 2 बड़े वायाडक्ट हैं। शुरू में एक मुंबई साइड में एक वायाडक्ट है 850 मीटर का, और 650 मीटर का ये V2 वायाडक्ट है। बाद में ये 2 टनल्स हैं, 8.9 किलोमीटर के ट्विन टनल्स पूना साइड में, 1.5 टनल के ट्विन टनल्स मुंबई साइड में। सो 2 टनल और 2 वायाडक्ट, ऐसा ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ टनल के लिए अलग कॉन्ट्रैक्टर नवयुगा इंजीनियरिंग ने टनल का काम किया है, और ब्रिजेस का काम एफॉन्स कंपनी ने किया है। ऐसे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। एक चीज़ समझना चाहेंगे सर कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? क्योंकि हम अक्सर पूना हमारा आना जाना होता है, तो लोगों को जो लोनावाला की घाटियाँ हैं उसे होते हुए जाना पड़ता था, और कई बार हमने देखा कि लैंडस्लाइड की घटना, ट्रैफिक की घटना, इस तरह की जो काफ़ी परेशानी हो, तो क्या कुछ फ़ायदा होगा इस तरह के एडवेंचरस जो चीज़ें हो जाती थी उसके अलावा? पुराने हाईवे के बारे में तो आपको जानकारी है। 19 किलोमीटर का पुराना जो हाईवे था, वहाँ 13 कर्व्स थे ऐसे, 40 मीटर डायमीटर से, 40 मीटर रेडियस से लेके 250 मीटर रेडियस तक ऐसे 13 कर्व्स थे। उसमें स्टीप स्लोप्स थे, मैक्सिमम उसका स्लोप 8% तक स्लोप था। तो ये टेरेन जो था एक डिफ़िकल्ट टेरेन था, और वहाँ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। ट्रैफिक जाम हमेशा होती थी, ट्रैफिक जाम की वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम था, ईंधन वहाँ वेस्ट होता था, और लोगों को वहाँ से गुजरने के लिए ज़्यादा समय लगता था। तो अभी मिसिंग लिंक होने की वजह से ये जो समस्याएं हैं, जो भी मीन्स पोल्यूशन की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, या आपने अभी पूछा कि लैंडस्लाइड की जो समस्या है, वहाँ हेवी ऐसे वर्टिकल हिल कट्स है पुराने हाईवे में, तो काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स होती थी। लेकिन बाद में हमने रॉकफॉल मिटिगेशन के काम करने की वजह से अभी लैंडस्लाइड कंट्रोल में है। लेकिन वो ये कॉरिडोर 13.30 किलोमीटर का ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऐसा कॉरिडोर है। इसका मैक्सिमम जो ग्रेड है अलाउड एज पर द IRC, ब्रिजेस पर 3.5% का ग्रेड है, टनल में 3% का ग्रेड है। सो ये स्ट्रेट 13.30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पार करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से अभी पहले 6 महीने में कार्स एंड बसेस की ट्रैफिक यहाँ से मूव होगी। उसका प्रमाण जो है, जितनी ट्रैफिक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज मूव होती है, ये 75% ट्रैफिक जो है आज लाइट व्हीकल्स, कार्स में और बसेस में है। तो पहले 6 महीने में वो 75% ट्रैफिक हाईवे की यहाँ से पास होगी ये टनल से। तो ये ट्रैफिक के लिए सुविधा ऐसी रहेगी कि इनका 6 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा। दूसरा, इनका समय बचत होगा, 30 मिनट से ज़्यादा समय में बचत होगी यहाँ से जाने के लिए। रॉकफॉल का डर नहीं है बारिश में। सिर्फ लोगों को मेरा आह्वान रहेगा कि उन्होंने जितने भी ट्रैफिक सेफ्टी के गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। बिकॉज स्ट्रेट कॉरिडोर होने की वजह से अगर 100 का आपको स्पीड लिमिट दिया गया है लाइट व्हीकल्स को, या बसेस को 80 का स्पीड लिमिट दिया गया है, अगर उससे स्पीड आप ज़्यादा करोगे तो इट विल इन्वाइट एक्सीडेंट्स।
एक चीज़ और है सर, वो हैवी व्हीकल को लेकर एक मैं पढ़ रहा था कि उसको अभी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए क्या कारण है और कब तक उन्हें छोड़ा भी जाएगा या फिर वो जो पुराना हाईवे है लोनावाला से पहाड़ियों से ही जाएंगे? नहीं, आपको मैं ये माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये ब्रिज है V2, ये वैसा हैंगिंग ब्रिज है। दो बड़े पायलॉन्स पर जो 182 मीटर के जो दो दो बड़े पायलॉन है, जिसकी ऊंचाई 60 स्टोरीड बिल्डिंग के करीब है, उसकी ऊंचाई पायलॉन की। दो पायलॉन पर 650 मीटर का ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, जिसका वेट 36,000 मीट्रिक टन है वो ब्रिज का, और 120 पर वो हैंग होता है दो एक पिलर साइड पर। दो पिलर पर, एक साइड का ब्रिज की बात कर हाँ, रहा हूँ मैं। अभी समझो हम पुणे से मुंबई जा रहे हैं समझो, तो वो जो ब्रिज है एक दो पायलॉन पर 120 केबल पर 650 मीटर का, 36,000 वेट है उसका। सर अभी मैं आपको रोकूंगा, कारण ये है क्योंकि हम अभी उसी तरफ चल रहे हैं, तो वहाँ आप जब बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ओके, तरीके से हम समझा पाएंगे। फिलहाल हमें ये वाली चुनौती बता दीजिए कि ये नहीं जो मुझे आपको इसके बारे में बताना मैं था। मैं सवाल ही आपसे तब ले लूँगा क्योंकि आप तब ज़्यादा बेहतर से समझाएँगे और हम विज़ुअली अपने दर्शकों को दिखा पाएँगे। ये टनल का मुझे बताइए सर, ये बनाने में या इसको शुरू करने में क्या चुनौतियाँ थी? क्योंकि अभी हम करीब आधा रास्ता तय कर चुके या हैं और हमारे ऊपर इस वक़्त लोनावाला की झील भी है। लोनावाला की झील के नीचे हम आ गए हैं, 4 किलोमीटर तक हमारा अभी ट्रैवल हो चुका है। हाँ, इसके ऊपर लोनावाला की झील है, यहाँ से 180 मीटर ऊंचाई पर लोनावाला की लेक है, और लोनावाला लेक का वो जो सब स्प्रेड है 1.5 to 2 किलोमीटर तक का स्प्रेड है। और ये रॉक क्वालिटी जो है, ये सह्याद्री के रेंजेस है, इसका रॉक क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी रॉक है टनलिंग के लिए। 94% कॉम्पैक्ट बेसाल्ट है यहाँ, एंड 6% थोड़ा फ्रैक्चर्ड रॉक या कुछ रेडिश रॉक भी मिला हमें। तो 94% कॉम्पैक्ट बेसाल्ट होने की वजह से यहाँ लीकेजेस का प्रमाण भी बहुत कम है। अभी लोनावाला लेक के नीचे से हम जा रहे हैं, फिर भी यहाँ ड्यूरिंग एक्सकेवेशन भी लीकेज नहीं मिला। भी हालांकि पूरा ये टनल एक्सकेवेट करने के बाद यहाँ हम आरसीसी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट होने की वजह से। तो एक शॉर्टकट जिससे बोलते हैं हम, मीन्स रिच मोटर विद हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं, तो शॉर्टकट का ये लाइनिंग है ये टनल को, तो लीकेजेस की संभावना नहीं है यहाँ। यानी कि एक शुरुआत में उस वक़्त तो काम करते समय थोड़ा आपको लग रहा होगा कि भई ऊपर झील है, कैसे ये होगा? लेकिन तकनीकी और दृढ़ इच्छा शक्ति ने इसको आप लोग या को आगे बढ़ाया। या और दूसरा ऐसा है कि जो 6% की बात मैंने अभी की कि जो फ्रैक्चर रॉक है, जगह जगह हमें अभी 2 किलोमीटर जब एक्सकेवेशन हुआ तो 2 किलोमीटर के बाद कुछ रेडिश स्ट्राटा मिला, रेडिश अच्छा। रॉक स्ट्राटा मिला। तो रेडिश रॉक स्ट्राटा मिलने से फिर आगे टनलिंग डिफिकल्ट हो गया। फिर एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट की हमने राय ली यहाँ, और उनकी सलाह से फिर कुछ रेडिश स्ट्राटा, वीक स्ट्राटा जिधर था वहाँ सपोर्ट करते करते हम आगे चले गए, और वहाँ कुछ सपोर्ट सिस्टम करके हमें आरसीसी लाइनिंग करना पड़ा कुछ जगह। फिर बाद में फिर अच्छा स्टार्टा मिला, फिर और कुछ जगह फिर वीक स्टार्टा मिला। तो पूरा इतने सारे ये वीक स्टार्टा के चैलेंजेस हमें ये टनल में आए। बीच बीच में जो एक 6% वाला जो एक फ्रैक्चर्ड रॉक का पोर्शन है एंटायर लेंथ में, वहाँ थोड़ी दिक्कतें हो गई, लेकिन पूरा हम वो दिक्कतें भी ओवरकम कर सके। पॉलिटिकल चैलेंजेस भी काफ़ी आए इस दौरान। 2018 में फडणवीस जी की सरकार थी, फिर उद्धव जी की सरकार आ गई, फिर शिंदे जी की सरकार आई, फिर फडणवीस जी की सरकार आई। तो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी इस दौरान बहुत रहे। अ, इन चैलेंजेस से कैसे आउटकम हुआ? आप लोग का काम क्या उससे अफ़ेक्ट हुआ या फिर काम में कोई जो है देरी नहीं हुई? नहीं, ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ 2018 में, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सर मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ। इवन ये प्रोजेक्ट की शुरुआत भी जो है 2019 में उनके कार्यकाल में ही हुई, और हमारे विभाग के मंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे सर थे 2019 में। आज और भी वही है। 19 के बाद और आज भी जब इसका लोकार्पण हो रहा है, देवेंद्र जी फडणवीस सर मुख्यमंत्री हैं और हमारे एकनाथ जी शिंदे सर ये विभाग के आज भी मंत्री हैं, तो शुरुआत दोनों ने की, और इसका लोकार्पण भी ही कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली ये प्रोजेक्ट में ये दोनों की वजह से दिक्कतें आई नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल था इनका, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये प्रोजेक्ट के लिए इनका था। गवर्नमेंट लेवल से जितना भी सपोर्ट चाहिए था वो पूरा सपोर्ट हमें ये प्रोजेक्ट के लिए मिला, तो हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर सके। बीच में जो उद्धव जी की सरकार आई थी वहाँ कुछ विभाग के मंत्री एकनाथ जी शिंदे सर थे। अच्छा हाँ, उस वक़्त में भी वही थे। हाँ, हाँ, तो मतलब तो एकनाथ जी शिंदे सर शुरू से थे ये प्रोजेक्ट पर। हाँ, यानी 18 से जब सब कुछ हुआ तब से लगातार। या
और अभी सर बाद में 22 के बाद फिर एकनाथ जी शिंदे सर मुख्यमंत्री थे, हाँ। फिर उनके कार्यकाल में भी इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी हद तक हुआ। तो पॉलिटिकली ऐसी दिक्कत ये प्रोजेक्ट के लिए आई नहीं। हाँ, यानी कि इच्छा शक्ति राजनीतिज्ञों की थी तो आसानी होता रहा काम। हाँ, और मुंबई पुणे के बीच में ये अभी अजीत दादा का भी काफ़ी सपोर्ट मिला ये प्रोजेक्ट के लिए। अजीत दादा जब उप मुख्यमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बीच बीच में ये प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ गवर्नमेंट साइड से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जब लगता था, मोस्ट ऑफ द फाइनेंस हमें बाहर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रेज किया गया ये प्रोजेक्ट के लिए, जब कुछ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अजीत दादा का भी काफ़ी सपोर्ट ये प्रोजेक्ट के लिए हमें मिला है। सर अब हम सबसे चुनौतीपूर्ण वाली जगह आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा नीचे उतर के जो बात आप बता रहे थे कि ये कितना टफ रहा, जिसके लिए मैंने आपको रोक दिया था, अब हमें नीचे बताइए सर। अब हम सबसे चुनौतीपूर्ण वाले वायडक्ट पर आ चुके हैं, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी। यहाँ तक कि एक प्रोटोटाइप बनाकर विदेश में भेजा गया, बराबर उसकी पूरी प्लानिंग की गई, पूरा जांच हुआ और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ निर्माण किया गया। मेरे साथ गायकवाड़ साहब हैं, सबको मैंने रोक दिया था कि भाई अब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जब ये बता रहे थे तो हम उस वक्त कार में थे। अब ज़्यादा बेहतर सर आप समझा पाएंगे इस वायडक्ट के बारे में, कितनी चुनौतियाँ थी और ये जो वायडक्ट है कितने जो है केबल किस जरिए बनाया गया है, कितना वजन है, वो सब समझाइए सर। ये देखो, ये जो वाहियाडेट की साइट है, ये टाइगर वैली है, और ये बड़ा हिलॉक ये साइड में दिखता है, दूसरा हिलॉक मुंबई साइड में है, और ये दो हिलॉक के बीच में ये टाइगर वैली है। और दूसरा ऐसा है कि यहाँ जब ये प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के समय भी यहाँ कंसल्टेंट फिजिकली आ नहीं सकते थे, इसका ड्रोन के माध्यम से इसका ये पूरा सर्वे करा के उन्होंने अलाइनमेंट फाइनल की थी। और जब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ अपॉइंट किए गए तो उनको आने के लिए एक्सेस नहीं था ये साइड पर। तो यहाँ से अब ये साइड से वाकन पाली खोपोली ऐसा एक रोड है, यहाँ से नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे से ये साइड 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से ये साइड की दिशा में एक छोटा सा विलेज रोड था, कार ट्रैक था बीच में ये साइड से, और वो कार ट्रैक तक बीच में लिंक भी थी नहीं है। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके एक 2-3 किलोमीटर में ऐसी फॉरेस्ट की लेंथ थी, फॉरेस्ट के परमिशन से वहाँ एक एक्सेस रोड बनाया गया पहले, और एक्सेस रोड बनाने के बाद फिर यहाँ हेवी मशीनरी आ गई। अच्छा, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पहुंचने के लिए इन रास्ता नहीं पहाड़ों था। की तस्वीर दिखाइए जरा। हाँ, इन तो पहाड़ों के बीच में दो ये पहाड़ है, ऐसे एक पड़े, टाइगर वैली है, और ये टाइगर वैली है। ये टाइगर वैली है, दोनों तरफ पहाड़ है। और यहाँ पर सामान लाने के लिए बकायदा कितने किलोमीटर का सर? 10 किलोमीटर का एक कार ट्रैक था, और यहाँ विलेज रोड था, उसे डेवलप किया गया, और हेवी मशीनरी लाने के लिए वो हिसाब से वो रोड को बनाया गया, क्योंकि हेवी क्रेन्स और हेवी बूमर्स, काफ़ी सारा मशीनरी यहाँ से लाना पड़ा, तो उसके लिए वो रोड बनाया गया, और उसके बाद फिर यहाँ मशीनरी आने लगी। दूसरा ऐसा है कि ये वैली होने, अभी देखो ब्रिजेस, जब हम रोड्स पर ब्रिजेस बनाते हैं तो एक फ्लैट रहता है, या बहुत जगह वायर्स हम बनाते हैं, सो इतनी डीप वैलीज नहीं रहती है। ये डीप वैली होने की वजह से और दोनों बाजू में हिलॉक होने की वजह से लोएस्ट पॉइंट से लेके वो हिल्स तक ऐसा स्लोपिंग है, ऐसा पूरा वी शेप में ये वैली है। अच्छा, बीच में बहुत ज़्यादा गहरा और बगल में थोड़ा थोड़ा कम, और थोड़ा थोड़ा कम करते ऐसे स्लोप में ये वैली है। और यहाँ ये ब्रिज का डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, ये डीप वैली होने की वजह से यहाँ नंबर ऑफ पियर्स जो है हम ज़्यादा नहीं रख सकते थे। नंबर ऑफ पियर बनाने से, इतने हाइट के पियर बनाना, इतने फाउंडेशन बनाना, तो वो कॉस्टली अफेयर होता था। तो यहाँ ऐसे अभी ये 650 मीटर लंबा ब्रिज है, और 650 मीटर का लंबा ब्रिज ये 2 पायलन पर खड़ा है। ये 2 पायलन जो है, ये बड़े पायलन आप देख रहे हैं, इनकी ऊंचाई 182 मीटर है, 60 स्टोरी बिल्डिंग के करीब इसकी ऊंचाई है ये पायलन की। और ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये 60 माला, ये यहाँ से 82 मीटर है, और इसके नीचे 100 मीटर है। अच्छा, यानी 182 ऊपर से 182 मीटर ये पायलन की ऊंचाई है। और ये पायलन के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पायलन का जो फुटिंग है, जैसे मीन्स एक फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करने के बाद एक फुटिंग बनाते हैं, वो फुटिंग का वेट है 10,000 टन। अच्छा, 10,000 मेट्रिक टन ये फुटिंग का वेट है। और ये जो पायलन बना है 182 मीटर का, इसका वेट है 7,500 टन। अच्छा। तो 17,500 टन वेट का ये पायलन है। ऐसे 2 पायलन है, और ये 2 पायलन पर ये जो ब्रिज है
वो 600 मीटर वाला। हाँ, हर एक पायलॉन पर 60 केबल है। अच्छा। हर एक पायलॉन पर। यानी कि एक साइड में 20, 120, हाँ, तो इसी ये तरह से पूरा दूसरे ब्रिज साइड भी में 120। हाँ, ये वो पायलॉन पर 60 केबल्स है और इस पर 60 केबल्स है। हाँ। तो 120 केबल पर हाँ। ये 650 मीटर का ब्रिज हैंगिंग है। हम्म, और ये जो 650 मीटर का ब्रिज डेक है, हम्म, जिसकी विड्थ 25 मीटर है, तो हम्म। उसका वेट 36,000 मेट्रिक टन है। अच्छा, ये कैलकुलेशन गजब कर रहे हैं आप हर चीज का। तो फिर तो ये भी पता होगा कि हर केबल पे कितना वजन आ रहा होगा आपको। हर केबल पर 507 मेट्रिक टन इतना अ, वजन लेने की उसकी कैपेसिटी है। अभी डेड लोड है हाँ। 36,000 मेट्रिक टन का, उसके बाद लाइव लोड आएगा, हम्म, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। हम्म। तो हर केबल 507 मेट्रिक टन का वजन लेगी। अच्छा, यानी कि ये जो डेड वजन आप कह रहे हैं, यानी कि अभी 36,000 मेट्रिक मौजूदा टन जो स्थिति है, या ये 36,000 मेट्रिक टन है। टन और इस पे जो लाइव लाइव जो लोड भी वजन, आएगा मीन्स। तो उसका वजन, और ये पूरा कैलकुलेट ये करके उस केबल हिसाब से एक केबल डिजाइन है। की सस्टेनेबल कैपेसिटी है। हम्म, और ये ब्रिज के बारे में और बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत लोगों को इसके बारे में ऐसा लगता होगा कि 650 मीटर का ये जो ब्रिज है, दो ही पायलॉन पर खड़ा है, इतने सारे केबल पर हैंगिंग है, हम्म, तो ये हेवी व्हीकल जा सकते हैं क्या नहीं है, हम्म। वो हाँ, लोगों ये के एक सवाल अभी था मन मेरा। में एक डाउट था और आपका भी सवाल था। तो हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन किया गया है, हम्म, सो हाईवे पर जितने भी मीन्स मैक्सिमम लोड की ट्रैफिक जाती है हम्म, हाईवे से, हम्म, तो उसे मैक्सिमम लोड की ट्रैफिक हम्म। ये भी ब्रिज के ऊपर से जा सकती है। अच्छा। सो 70R लोडिंग को हम्म, ये डिज़ाइन किया गया ब्रिज है। हम्म, हेवीएस्ट व्हीकल जो रोड पर ट्रैवल करते हैं वो ये ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं। हम्म, लेकिन इनिशियली हम्म, पहले 6 महीने के लिए हम्म, हमने ऐसा निर्णय लिया है हम्म, कि लाइट व्हीकल्स हम्म, और बसेस हम्म, जिनका प्रमाण जो है 75% है, हम्म, जितनी भी ट्रैफिक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर आज जाती है उसमें से हम्म, 75% ट्रैफिक जो है हम्म, ये कार एंड बसेस की ट्रैफिक है। हम्म, तो पहले फेज में पहले 6 महीने के लिए वही ट्रैफिक जाएगी यहाँ से। हम्म। क्या और कारण है सिर्फ 6 महीने, इसके बाद? 6 महीने हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, क्योंकि कैसा है कि पूरा हेवी ट्रैफिक, लाइट ट्रैफिक सब अगर एक साथ में इकट्ठा हम शुरू करने के बाद जाएंगे तो हमें पूरा ट्रैफिक इधर डाइवर्स हो सकती है, तो हम्म, पता नहीं चलेगा मीन्स यहाँ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी हम्म, अप्रोचिंग मानसून है, अभी मई में हम इसका फर्स्ट मई को ओपनिंग होने के बाद फिर बाद में इसका तो मानसून ऑब्जर्वेशन शुरू होगा। पीरियड एक कम कह तो छः सकते हैं। महीने विद द लाइट ट्रैफिक हम्म, विल रिव्यू द थिंग। 6 महीने के बाद हम रिव्यू करके हम्म, बाद में निर्णय लिया जाएगा कि नेक्स्ट फेज में कौन सी ट्रैफिक छोड़ने का, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर राउंड। हम्म। और यानी कि डिजाइन हर तरह की व्हीकल के लिए है, हाँ, लेकिन 6 महीने का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड आप रख रहे हैं। इसके बाद फिर आगे का तय किया तय जाएगा। किया जाएगा। लेकिन जो एक्सप्लोजिव लिक्विड्स कैरी करने वाले जो भी व्हीकल्स हैं हाँ। उनको कम्प्लीटली बैन किया गया है। अच्छा, यानी कि वो कभी नहीं आ कभी भी सकते। नहीं जैसे आएंगे। कि कोई वो गैस पुराना लेके जा रहा हो, नो गैस पेट्रोलियम टैंकर्स प्रोडक्ट्स हो, हो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, वो सभी पुराना जो पुराना हाईवे जो अपना है। जो हाईवे है वहाँ से गुजर जाएगी, वो कम्प्लीटली बैन है। हम्म, बाकी व्हीकल्स के बारे में 6 महीने के बाद वो हम्म। रिव्यू करके हम आगे का डिसीजन लेंगे। एक चीज समझना चाहेंगे, वो डेनमार्क में जो प्रोटोटाइप भेजा गया था उसके बारे में थोड़ी कहानी समझे, कि बड़ी चर्चा है सर उसको लेकर, कि ये बनाने के लिए सिर्फ बनकर आज हम देख रहे हैं कि बहुत विशालकाय तैयार हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सी तैयारियां हुई आप लोगों की, नहीं, वो इसका समझाइए। इसका कैसा है कि एक विंड टनल टेस्ट होता है। ये स्ट्रक्चर जो है हम्म, केबल स्टे ब्रिज है। हम्म, अभी काफ़ी सारे वैली होने की वजह से यहाँ भी काफ़ी सारे विंड्स रहते हैं। हम्म, यहाँ 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा विंड्स रहते हैं हम्म, मानसून पीरियड में। हम्म, और इसका जो डिज़ाइन है वो विंड्स को सस्टेन होना चाहिए। हम्म, तो विंड टनल टेस्ट वहाँ डेनमार्क में की जाती है। तो यहाँ का मॉडल बना के वहाँ उस पर टेस्ट की गई है। और 252 किलोमीटर पर आवर हम्म। उसको सस्टेनेबल इसका डिज़ाइन है। अच्छा, जबकि यहाँ चलता है 70 से 80 70 to 80 के रेंज में चलता है, लेकिन कभी सब जो ऐसे मानसून फयान में। जैसे अगर मीन्स हाँ हम्म, ऐसे साइक्लोन्स आ जाते हैं तो हम्म, काफ़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए फैन जैसा भी साइक्लोन आया हम्म। तो उससे भी डबल ऐसा इसका अच्छा। जो हमने लोड इसका विंड टनल जो टेस्ट किया है तो उसे डबल स्पीड के लिए है, अच्छा, विंड स्पीड के लिए। और अर्थक्वेक जैसी चीज़ों के लिए क्या प्लानिंग है? देखो इसका बेसिकली डिज़ाइन का कंसिडरेशन जो है ना, ये जब 252 किलोमीटर स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है, हम्म, तो अर्थक्वेक का ये जो जोन है, अर्थक्वेक के जोन के हिसाब से ये सस्टेनेबल टू अर्थक्वेक भी है। हम्म, हम्म, इसका जो एंटायर डिज़ाइन है पूरा फाउंडेशन से लेके टॉप तक का, हम्म, हाँ ये जो ये जोन है अर्थक्वेक का, हम्म। हाँ उसको सस्टेनेबल है।
अच्छा, अर्थक्वेक का भी पूरी तरह से अर्थक्वेक का भी पूरी तरह से ख्याल किया गया है डिजाइन में। हम्म। आ, आप कह रहे थे कि 70-80 की स्पीड से किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, तो इतनी ऊंची ऊंची जो तैयारी की सर, जो केबलिंग हुआ, इसमें मजदूरों को किस तरह से आप लोग जो है उनके लिए क्या सेफ्टी नॉर्म्स थे, मजदूरों को लेकर क्या कुछ आप लोगों के जहन में उस वक्त चलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती होगी मानसून में। नहीं, यहाँ मजदूरों की आपने बात की, जितने भी कामगार यहाँ काम करते थे, ये देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ कामगार आते थे। काफ़ी सारे स्किल्ड लोग यहाँ ये ब्रिज के लिए लाए गए थे हम्म, पूरा कंट्री से। और अनुभव ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है हम्म। ऊंचाई देख के छोड़ के जाते थे। अच्छा। हाँ, सो यहाँ वो एक जो लेबर सोर्स जो है, स्किल्ड लेबर का जो सोर्स है, हम्म, वो यहाँ कंसिस्टेंट रखने में काफ़ी दिक्कतें हो गई। तो हम्म, अलग अलग समय अलग अलग टीम्स को लेके आना एक हेडेक बन गया था प्रोजेक्ट शुरू होने से एंड तक। और ये सब लोग आते थे, लेबर की टीम्स आती थी और ये हाइट देखती थी और निकल जाती थी। तो हम्म, वो यहाँ स्किल्ड लेबर को इकट्ठा करना एक चैलेंजिंग टास्क था वो पीरियड में। हम्म, और यहाँ जो वर्कर्स काम करते थे, हम्म, उनके लिए एवरी डे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते थे। सेफ्टी के सभी मेजर्स यहाँ हाइट पर काम करने के लिए लिए जाते थे। दूसरा, उनका मेडिकल चेकअप डेली होता था। हम्म, इतने हाइट पर जाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप करके ही वो लोगों को हम्म, ऊपर काम करने के लिए भेजा जाता था। हम्म। ये जो ट्रेन जा रही है, वो लोनावाला टनल से ही जा रही है? हाँ, वही ट्रेन, लोनावाला का जो ट्रेन है ना, मुंबई पुणे, वो हम्म। ट्रेन है। तो वहीं से दूसरा वाला हाईवे भी है, पुराना वाला, पुराना वाला हाईवे उसके बाजू से आता है वो। मतलब ठीक उसी तरह से। हाँ, अब देखिए, ये जो ट्रेन जा रही है, थोड़ा हम दूर पे हैं, सोचिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग, जिस ऊंचाई पर है उससे और भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, और यही ऊंचाई कम की गई, ये जो चढ़ान था वो कम किया गया, करीब 25 से 40 मिनट आप बोल रहे थे। मोर देन 30 मिनट्स का मोर देन सेविंग 30 होगा मिनट्स उसमें। तो सोचिए 30 मिनट आपके जीवन का बचेगा जब आप मुंबई से पुणे जाएंगे। यानी कि आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है, सीधा सीधा इस रास्ते से आप होते हुए जा सकते हैं। इसीलिए मिसिंग टनल है, चूंकि जब पहली बार मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन रही थी, तब इसका जो है प्रयोजन किया गया था, ये प्लान का हिस्सा था। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज था, दूसरी बात साथ ही जो पैसे को लेकर भी एक चैलेंज था, जिसकी वजह से दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया और लोनावाला के रास्ते से लोग पूना जाने लगे, क्योंकि वो हाईवे बनाया गया। लेकिन अब एमएसआरडीसी ने इस रास्ते को, जो मिसिंग लिंक था, देवेंद्र फडणवीस के समय फैसला लिया गया और इसे बनाकर पूरा कर दिया गया, जिसका उद्घाटन होना है। सर, एक बारिश वाली चुनौती मैं पूछ रहा था, बारिश में क्या कुछ चुनौतियां थी? देखो, आपको पता है, ये खंडाला का जो ये वैली है, यहाँ मैक्सिमम रेंज जो बारिश में होते हैं मोर देन 5000 मिलीमीटर, इतना रेन है यहाँ। और कंसिस्टेंट 4 महीने में बारिश हमेशा आती रहती है। बारिश का एक बड़ा चैलेंज है यहाँ। दूसरा, एक और बड़ा चैलेंज यहाँ है कि डेंस फॉग। सो 2 से 3 महीने तक तो यहाँ इतना डेंस फॉग, अभी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कुछ फोटोग्राफ्स है हमारे पास कि ये पायलॉन जो है, इतने ऊंचे पायलॉन है, ऊंचे पायलॉन के सिर्फ एक टॉप ऐसे दिख रहे हैं पूरा फॉग में। तो वर्कर्स ऐसा 5-6 मीटर पर भी एक दूसरे को देख नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में मानसून में। अच्छा, यानी कि तो बड़ा मुश्किल हो रहा था काम करना। डेंस फॉग, देन स्पीडी विंड्स एंड हेवी रेनफॉल। ये जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस थे ना, ये तीनों, ये बहुत चैलेंजेस रहे ये मिसिंग लिंक का काम पूरा करते समय। तो मानसून में ये डिफ़िकल्टी आती रही, लेकिन मानसून में भी हम पीछे नहीं हटे। अभी ये ब्रिज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रिज का इतना जो डेक हुआ है, ये जो ब्रिज का इतना डेक का काम हुआ है 650 मीटर, प्लस कनेक्टिंग ब्रिजेस है 100 मीटर के, लेकिन ये मेन V2 का ब्रिज यही 650 मीटर का है। सो जुलाई में सीएम सर आए थे विजिट के लिए। सीएम सर और हमारे डिप्टी सीएम सर एक नाथ शिंदे सर और फडणवीस सर दोनों आए थे देखने के लिए जुलाई में। जुलाई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। पायलॉन खड़े थे और पायलॉन पर ऐसे 2-2 केबल लगे थे सिर्फ। सो जुलाई से लेके मार्च तक, 6 मार्च को हमारा लास्ट केबल लग गया, 6 मार्च को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने में ये पूरा केबल इंस्टॉलेशन का काम हमने किया। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बारिश के। बारिश होते हुए भी डेंस फॉग, हेवी रेनफॉल, स्पीडी विंड्स इन द मानसून, उसमें ये काम पूरा किया। और केबल लगाते समय हर एक केबल जो था उसका 9 मीटर का सेगमेंट था, 9 मीटर का। फिर 2 केबल लगाने का, फिर 9 मीटर का कंक्रीट का सेगमेंट, वो क्रॉस करने का कंक्रीट का सेगमेंट,
M70 ग्रेड का कंक्रीट हमने यूज़ किया है डेक के लिए। M70 कंक्रीट से वो कास्ट करने का, वो उसका इनिशियल वो थोड़ा सेटिंग स्ट्रेंथ आने के बाद वो फॉर्म ट्रैवलर आगे लेने का। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पायलॉन का काम करते समय हर एक पायलॉन पर ऐसे 2 फॉर्म ट्रैवलर्स थे, हर एक पायलॉन पर। ऐसे टोटल 4 पायलॉन हैं, 2 पायलॉन टुवर्ड्स मुंबई और 2 पायलॉन टुवर्ड्स पूना। तो ये 4 पायलॉन पर टोटल 8 फॉर्म ट्रैवलर्स थे, और 8 फॉर्म ट्रैवलर्स, एक फॉर्म ट्रैवलर्स का वेट था 380 मेट्रिक टन एक पायलॉन का। और वो पायलॉन के साथ ऑटोमेटिक था, वो 9 मीटर का डेक स्लैब कास्ट करने का, फिर वो 2 केबल से हैंग करके उसको स्ट्रेसिंग करने का, फिर वो स्ट्रेसिंग होने के बाद फिर वो ऑटोमेटिकली 9 मीटर आगे जाता था और फॉर्म ट्रैवलर, फिर 2 केबल लगाने का, फिर कंक्रीट करने का। दैट सिक्वेंशियली वी कैरीड आउट दी वर्क। तो 8 फॉर्म ट्रैवलर्स एट ए टाइम काम करते थे। कितना वक्त लगता था एक का जो है 9 मीटर कंप्लीट करने 9 मीटर कंप्लीट करने के लिए इनिशियली बारिश में हमारा जो साइकिल था 15 से 16 दिन का साइकिल आता था एक करने के लिए। लेकिन बारिश जब ख़त्म हो गई नवंबर से लेके मार्च तक 11 दिन तक लेके आए हम वो साइकिल 11 दिन में। आप एक चीज़ और समझेंगे सर, यहाँ पे चूंकि 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाएं चलेंगी बारिश में, तो जो इस रास्ते से चलने वाले लोग होंगे, जो ट्रैवलर्स होंगे, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई क्या रफ्तार रखनी होगी, या फिर ज़्यादा अगर हवाएं चलेंगी तो ट्रैफिक रोकने की स्थिति भी आ सकती है क्या? जी हाँ, 25 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर अगर जो ये विंड की स्पीड चली जाएगी ना, तो दैट टाइम वो इंटीमेशन दी जाएगी लाइट व्हीकल्स को। अच्छा, ट्रैफिक रोकी जाएगी उस वक्त ट्रैफिक रोकी जाएगी। हाँ। चलिए सर, एक चीज़ अब हम सुने, 2 प्रोजेक्ट, एक मुंबई से नागपुर समृद्धि महामार्ग, अब मिसिंग लिंक, ये 2 बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो है आपके जो है अगुवाई में कंप्लीट हुए। अब दूसरी चुनौतियाँ क्या? देखो, समृद्धि महामार्ग एस्टिमेट से लेकर कंप्लीशन तक वो प्रोजेक्ट पर मैं था। मिसिंग लिंक एस्टिमेट से लेकर कंप्लीशन तक मैंने ये प्रोजेक्ट को पूरा किया है। अभी हमारे पास दूसरा और एक प्रोजेक्ट शुरू है, सीलिंग का प्रोजेक्ट शुरू है। तो एक 9.8 किलोमीटर का बांद्रा से लेके वर्सोवा तक का एक सीलिंग है, और उसके कनेक्टर है 4 जगह। बांद्रा कनेक्टर है, काटर रोड का कनेक्टर है, जुहू का कनेक्टर है और वर्सोवा का, ऐसे 4 कनेक्टर और मेन लिंक। ऐसा मिला कि 24 किलोमीटर का वो सीलिंग ब्रिज है। दैट इज बिग चैलेंजिंग टास्क नाउ इन द MSRDC। एंड वहाँ के चैलेंजेस अलग है। ओपन सी है मुंबई के करीब, एक्सटेंडेड मानसून का काफ़ी मीन्स चैलेंज है वहाँ, एक्सटेंडेड मानसून का। और यहाँ वैली में काम करना और वहाँ पानी में काम करना, दोज आर टोटली डिफरेंट थिंग, एंड दैट इज नाउ नेक्स्ट बिग चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर अस इन द MSRDC। शक्तिपीठ? शक्तिपीठ दैट इज ऑल्सो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। देखो, समृद्धि महामार्ग माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सर का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो गया। अभी उनका दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये शक्तिपीठ महामार्ग। समृद्धि महामार्ग से ये बहुत अलग महामार्ग है। ये नागपुर से गोवा जोड़ने वाला 856 किलोमीटर लंबा महामार्ग है। ये 701 किलोमीटर का था, ये शक्तिपीठ महामार्ग 856 किलोमीटर का है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के इसमें कवर हो जाते हैं। मराठवाड़ा के 6 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, विदर्भ के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं मराठवाड़ा और विदर्भ के मिलकर, जहाँ पानी की बहुत समस्या है, तो वो पानी की समस्या ओवरकम करने के लिए हम यहाँ जो एक्सप्रेस वे बनेगा, इसके बाजू में एवरी 100 किलोमीटर में 1000 ऐसे हम फार्म पॉन्ड्स बनाने वाले हैं। 1000 फार्म पॉन्ड्स फॉर एवरी 100 किलोमीटर। सो ये 856 किलोमीटर का जो ये महामार्ग है शक्तिपीठ महामार्ग, उसमें 8000 तक एक फार्म पॉन्ड्स बनेंगे। दूसरा, जितने भी मेजर नालाज हैं उस पर ब्रिज का बंदरा बनाए जाएंगे, और जितने भी स्मॉल नालाज हैं उसका वाइडनिंग, डिपनिंग, नाला ट्रेनिंग वर्क किया जाएगा, जिसकी वजह से वो एरिया का वाटर टेबल बढ़ेगा, और ब्रिज का बंदरा होने की वजह से वो एरिया में वाटर स्टोरेज बढ़ेगा, और काफ़ी हद तक वहाँ का जो एक पानी का एक प्रॉब्लम है, पानी की स्कैरसिटी है वो जोन में, वो ओवरकम की जाएगी। सो ये शक्तिपीठ महामार्ग को केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, इसके साथ एक प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन भी किया जाएगा। और ये शक्तिपीठ महामार्ग के नज़दीक 19 ऐसे सेंटर्स है, टेम्पल्स है, 19 सेंटर्स। उसकी वजह से एक टूरिज़्म जो है, रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि सिर्फ शक्तिपीठ महामार्ग ही नहीं बना है, बल्कि उस इलाके को जल शक्ति भी बना रहे हैं आप लोग। हाँ, वो जल शक्ति भी बनेगा।
और एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा और एंटायर महाराष्ट्र के प्रॉस्पेरिटी के लिए हाँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जितने भी इंटरचेंजेस वहाँ बनेंगे, जैसा अभी समृद्धि महामार्ग पर कुछ सिलेक्टेड 15 इंटरचेंजेस पर हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे भी प्लानिंग वो भी एक्सप्रेसवे पर जगह जगह होगी। और जो भी इंडस्ट्रीज़ का अभी सेंट्रलाइजेशन हो गया है कुछ जगह पर महाराष्ट्र में, वो इंडस्ट्रीज़ पूरा ऑल ओवर द स्टेट जब वो एस्टेब्लिश होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जीडीपी में नेचुरली बढ़ोतरी होगी। तो ये फडणवीस जी के सारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उसके शुरुआत में भी आप होते हैं, कंप्लीशन में भी आप होते हैं, तो शक्तिपीठ महामार्ग में भी यही होगा? नहीं देखो, मेरा ये है कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास से रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी। समृद्धि महामार्ग की देवेंद्र जी फडणवीस सर ने और हमारे एकनाथ जी शिंदे सर ने मेरे ऊपर समृद्धि महामार्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी शुरू से, वो कंप्लीशन किया। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सौंपेंगे वो हिसाब से मैं काम करते रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। आप लोग ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो ये थे अनिल गायकवाड़ साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक इंजीनियरिंग मार्वल अगर हम कहें तो जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नज़ारा है ये, और बहुत बेहतरीन इस जो है केबल स्टेज ब्रिज को बनाया गया, इस वायडक्ट को बनाया गया। 13 करीब पौने 14 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जो है ये मिसिंग लिंक टनल और इसके अलावा जो वायडक्ट है ये है। शुरुआत 1 मई से हो जाएगी, जिसके बाद जो लोनावाला इलाके से लोग आते जाते थे, ख़ासतौर पे बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने की संभावना होती थी, लैंडस्लाइड की वजह से ख़तरा भी होता था, कई बार गाड़ियाँ बंद होने पे चढ़ान के समय हैवी जो है ट्रैफिक हो जाती थी। अब उन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े लंबे समय से इंतज़ार था जो 1 मई से पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, लोनावाला।